हेलो एवरीवन। अभी तक हमने वीडियो 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 किया। आज हम वही प्रीवियस ईयर पेपर जो 16 नवंबर 2022 को हुई थी उसका हम क्वेश्चन नंबर 25 to 50 करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम 11 kV इज डिलीवर्ड टू द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। सेकंड था डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन आर लोकेटेड नियर कंज्यूमर लोकेलिटी। और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन स्टेप डाउन टू वोल्टेज 400 वोल्ट लाइन टू लाइन। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारा पावर प्लांट रहता है वहाँ पे जो अल्टरनेटर है वो 11 kV पे वोल्टेज जनरेट करता है या 6.6 kV पे भी जनरेट करता है और आजकल के मॉडर्न पावर प्लांट में 33 kV पे भी जनरेट होता है। अब इसको हम क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करके हम प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन करते हैं। जब ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है हम ट्रांसमिशन जो करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का वो कोई लोड को फिट करने के लिए। तो जो हमारा लोड रहता है, जो भी हमारा सिटी रहता है, उसके नियर में जो बाय में जो सबस्टेशन रहता है वो 11 kV पे उसको ट्रांसफ़र कर देता है। फिर ये 11 kV को हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय मीन्स ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन टू 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज रहता है। फिर हम इसको सिंगल फेज 2 वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके जो 3 फेज रहते हैं अलग अलग लोकेलिटी में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि 11 kV वाला जो है डिलीवर होता है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में, ये भी ट्रू है। कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो है वो कंज्यूमर लोकेलिटी के नियर में रहेगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज बहुत कम रहता है। अगर ज़्यादा दूर रहेगा तो वहाँ पे पावर लॉस की चांसेस है। और उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है 400 वोल्ट पे उसको कन्वर्ट करने के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द ओवरऑल पावर जनरेशन इकोनॉमिक्स इज E इक्वल टू A+B किलोवाट प्लस C किलोवाट आवर। पहले हम इसको देखते हैं ये होता क्या है। ये जो है टैरिफ का फॉर्म है, 2 पार्ट और 3 पार्ट टैरिफ। इसमें हमें पूछा गया है ये C क्या है। अब देखिए जो C होता है ये होता है कि कितना यूनिट हमारा जनरेट हुआ है उसका कॉस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। 2 पार्ट टैरिफ, जो हमारा 2 पार्ट टैरिफ होता है उसमें जो है सिर्फ B किलोवाट प्लस C किलोवाट आवर रहता है, A नहीं रहता जो हमारा फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज हमारा कहाँ पे रहता है, 3 पार्ट टैरिफ में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ए मशीन वर्किंग विद DC एंड इट्स कंस्ट्रक्शन सिमिलर टू AC सिंक्रोनस मशीन इज एन। ऑब्वियसली बात है ब्रशलेस DC मशीन होता है, DC मोटर होता है। ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी मैं कंस्ट्रक्शन के, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास all tender received for the sum contract are opened by the competent authority in person at the advertised time and place in the presence of। देखिए जो टेंडर रहता है वो जब भी रिसीव होता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर जो ओपन करता है या जो भी होता है वो आइदर एजेंट के थ्रू होता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ वोल्टेज अक्रॉस 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज VT इक्वल टू 400 cos 6000 T वोल्ट देन करंट थ्रू इट। सबसे पहले हम इसको फेजर में सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पे कैपेसिटर आया तो हमारा जो वोल्टेज है वो लीड करंट जो हमारा लीड करेगा। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस ले लेता हूँ फेजर 0 डिग्री पे, ठीक है। तो इसको मैं अगर ये हमारा साइन थीटा है तो ये हमारा हो जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा हमेशा क्या करता है, लीड करता है साइन थीटा को। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट पे फेजर बनाऊँ, अगर मैं इसे 40 कॉस 6000 T लिखूँगा, साइन मैं यहाँ पे साइन 6000 T लिखूँगा तो ये जो है हमारा 90 डिग्री लीड होने के बाद ये हमारा हो जाएगा 40 cos 6000 T, ठीक है। अब जैसे इसमें हम कैपेसिटर वोल्टेज को कैपेसिटर वाला जैसे यहाँ पे हम लोड लगाएंगे जो हमारी करंट होगी वो क्या होगी, प्योर कैपेसिटर में लीड करेगी, उसकी मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आई होगी इसको मैं V ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ, ये होगा V/XC। अब हमारे पास C की वैल्यू दी हुई है 5 माइक्रोफैरड और V ऑफ T की जो वैल्यू है ये है 40 cos 6000 T। तो ये जो 6000 T है ये ओमेगा T के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमारी जो ओमेगा की वैल्यू है वो 6000 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं XC की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो हो जाएगी 1/ओमेगा C। तो 1/6000 इंटू 5, चूँकि ये माइक्रो में है तो मैं यहाँ पे 10⁻6 कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे 10⁻6 करूँगा तो हमारी XC की जब आप इसे सॉल्व करोगे तो XC की वैल्यू हमारी 33.33 ओम आती है अप्रॉक्सीमेट। मैं इसको 33 कर लेता हूँ, कंसिडर 33 ओम। अब देखिए I इक्वल टू V/XC, V इक्वल टू 40 हो जाएगा अपॉन XC की जो वैल्यू है 33 हो जाएगा। तो ये हमारा 1.2 होगा। और उसके बाद जो है ये जो फेजर है, अब आप एक चीज़ देखो, ये अगर मेरा x साइन थीटा है तो इधर के साइड में मैं इसे x माइनस x साइन थीटा लिखूंगा क्योंकि ये फेजर के अकॉर्डिंग चलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1.2 साइन 6000 T एम्पियर।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। in the figure shown below, if current I decrease at rate beta then Vp minus Vq is। अब यहाँ पे जो करंट हमारी है वो डिक्रीज हो रही है, मीन्स कि डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो बीटा है, और यहाँ पे ये भी इन्होंने दिया है कि डिक्रीज हो रही है, तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। इंडक्टर में जब मैं ओम्स लॉ लगाता हूँ तो वो होता है वोल्टेज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज इक्वल टू एल हो जाएगा, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू माइनस बीटा है, तो ये हो जाएगा माइनस एल बीटा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा आंसर ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है जो डिक्रीजिंग कर रही है वो बीटा के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इल्यूमिनेशन लेवल फॉर ए वर्कशॉप एरिया वेयर डिटेल और फाइन वर्क डन इज इन रेंज ऑफ। देखिए इसका जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेशन रहता है, 500 to 700 लक्स हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू। वैसे आप यहाँ पे ये चार्ट से देख सकते हो कि कहाँ पे कितनी वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है फॉर ए जर्मेनियम डायोड having a forward current of 10 milliampere and 30 nanosecond as a charge carrier transit time then the diffusion capacitance is। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी एम्बिग्यूअस टाइप का था, फिर भी एसएससी ने इसका जो मार्क आंसर किया था वो सॉल्यूशन इसका डिफरेंट था। चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। जो सी होता है वो होता है Q अपॉन वी, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। जो चार्ज होता है वो होता है करंट इंटू टाइम और अपॉन वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है जर्मेनियम डायोड, तो जर्मेनियम डायोड के लिए जो हमारी V की वैल्यू होगी वो होगी 0.3। अब देखिए I की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 10 मिली एम्पियर, और टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 नैनो सेकेंड, और वोल्टेज हमारा जर्मेनियम डायोड के लिए जो नी वोल्टेज रहेगी वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे 0.3। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा हो जाता है 300, तो सॉरी 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 100 इंटू मिली इंटू नैनो। तो ये मिली और ये हमारा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो नैनो हो जाएगा। तो हमारे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो होगी 1 नैनो फैरेड। तो सिमिलर दो क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट में सेम टाइप के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे हमें जर्मेनियम के बदले में सिलिकॉन का वैल्यू दिया हुआ है। सिलिकॉन में जो होता है नी वोल्टेज वो हम 0.7 कंसीडर करेंगे। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में दे सकते हो। चलिए बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे है अ टेंडर यूजुअली अकम्प्लिश्ड विद द अमाउंट इज कॉल्ड। सबसे पहले जो अर्नेस्ट मनी होता है EMD, ये क्या होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये अमाउंट जो है टेंडर के साथ आता है। इसमें क्या होता है इट इज़ द बिड सिक्योरिटी मॉनेटरी और फाइनेंशियल गारंटी टू बी फर्निश्ड बाय टेंडर अलॉन्ग विद इट्स टेंडर। इसकी जो वैल्यू रहती है 1 to 10% रहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वोल्टेज एंड करंट थ्रू ए प्योर इंडक्टर आर 100 साइन 314 प्लस 45 डिग्री वोल्ट एंड आई इक्वल टू माइनस 45 एम्पियर। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ पावर। देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो पावर की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 2 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, पावर की फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहती है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है 314 है, तो पावर की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 628 हो जाएगी। अब चलिए हम इसको अच्छे से डिराइव करके करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 1010 साइन 314 टी प्लस 45। मैं क्या करता हूँ वोल्टेज इक्वल टू 110 वोल्टेज इक्वल टू 110 साइन थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया है। 314 प्लस 45 डिग्री को मैंने थीटा कंसीडर कर लिया है, जो कि यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, 45 डिग्री का। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट करंट दिया हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 11 साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लैग कर रहा है तो ये यहाँ पे आएगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा माइनस 90 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो पावर होगा वो होगा वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज 110 साइन थीटा इंटू 11 साइन थीटा माइनस 90 डिग्री। इसको अगर मैं और फर्दर सॉल्व करूँ तो 110 इंटू 11, क्या मैं इसको साइन ए लिख सकता हूँ अभी? इसको साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, इसको मैं माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, माइनस कॉस ए लिख सकता हूँ ना। साइन थीटा माइनस 90 डिग्री इक्वल टू माइनस कॉस ए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 110 इंटू 11 इंटू साइन ए इंटू माइनस कॉस ए। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 110 इंटू 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस मैं पीछे ले लेता हूँ साइन ए इंटू कॉस ए। 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। तो माइनस 110 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू साइन 2a।
ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाता है हमारा -605। तो हमारी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी -605 इंटू साइन 2a। अब साइन ए की वैल्यू मैंने कितना लिया है, साइन थीटा, तो -605 साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितना है 314 t + 45 डिग्री। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये हमारा आ जाता है -605 साइन 2 थीटा है, तो 628। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द केबल सुटेबल फॉर कनेक्टिंग अ लोड ऑफ 3 किलोवाट टू ए सिंगल फेज ऑफ 230 वोल्टेज। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं, पावर की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है। पावर इक्वल टू हमारा होता है करंट इंटू वोल्टेज। जो हमारी करंट की वैल्यू रहेगी वो होगी पावर अपॉन वोल्टेज। पावर की वैल्यू हमारे पास 3000 वाट हो जाएगा, मीन्स 3 किलोवाट है, अपॉन 230। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा हमारा 13 एम्पियर। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी केबल की रेटिंग रहेगी वो इसकी रेटेड वैल्यू से ज़्यादा रहेगी। तो नियरेस्ट कौन सा रहेगा हमारा 15 एम्पियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन फैक्टर इन लाइटिंग पर्पसेज करेक्ट। अब देखिए एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है, ये होता है कि जब भी लाइट अवेलेबल जो रहता है, ठीक, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। साइवेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है, डिप्रिशिएशन और मेंटेनेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है व्हेन द एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ स्नो और स्मोक इट एब्जॉर्ब सम लाइट। ठीक है, जब भी हमारा लाइक की जो एटमॉस्फेयर रहता है उसमें स्नो रहता है, स्मोक रहता है या फिर सिमिलर चीज़ रहता है, तो वो क्या करता है, जो लाइट आनी चाहिए उतनी नहीं आती है, वहाँ से गुजर के कुछ ना कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो वहाँ से जो फैक्टर क्रिएट होता है उसी को हम एब्जॉर्प्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जितना एब्जॉर्प्शन के बाद लाइट जो है लैंप से इमिट होगी उसी को हम एब्जॉर्प्शन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप वेस्ट लाइट, डिप्रिशिएशन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर, ये सबको देख सकते हो और आप स्नैप भी ले सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन रिजल्ट इन स्क्वायर वेव फॉर्म। देखिए मल्टी वाइब्रेटर जो है वो स्क्वायर वेव फॉर्म देता है, आप उसका यहाँ पे वेव फॉर्म देख सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन सपोर्ट यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। देखिए जो हमारा ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रहता है, ये पोल आपने देखा होगा, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स रहती है जिसको कि हम सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट जो है स्टील टावर या फिर वुडन भी यूज होता है या फिर आरसीसी पोल या रेल पोल रहता है, जो क्या करता है, कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले इसकी जो स्ट्रेंथ है मैकेनिकल वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और ज़्यादा इसका वेट भी नहीं होना चाहिए, जितना कम वेट रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वेट कम रहेगा और वो कमज़ोर रहेगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कम वेट और ज़्यादा स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, ज़्यादा इसकी लाइफ रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार लगाया 2 साल के बाद फिर से चेंज करना पड़े। और ये अच्छे से हम वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हो वहाँ पे कंडक्टर को मेंटेनेंस करने के लिए। नेक्स्ट है इन द सर्किट शोन बिलो द करंट आई इज। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 5i फ्लो हो रही है, यहाँ से i फ्लो हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कितनी होगी, अगर मैं पॉइंट बी पे KCL लगाता हूँ तो 6i फ्लो होगी। तो क्या मैं इस लूप में KCL लगा सकता हूँ, KVL लगा सकता हूँ। जब मैं ये लूप में KVL लगाऊंगा तो हमारा क्या होगा, 170 इक्वल टू 25i प्लस 10 इंटू 6 60i। तो 170 इक्वल टू 85i। तो यहाँ से i की जो वैल्यू है इजीली हमारी आ जाती है 2 एम्पियर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेस देन 30 सेकेंड में आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यहाँ पे मैंने राइट हैंड और यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड, दोनों रूल को यहाँ पे हमने कर दिया। आप यहाँ से देख सकते हो मिडिल फिंगर, 4 फिंगर और थंब फिंगर का क्या यहाँ पे रोल रहता है व्हाइल यूजिंग फ्लेमिंग राइट एंड लेफ्ट रूल। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलक्टेंस मोटर। अब देखिए रिलक्टेंस मोटर क्या होता है, ये होता है सिंक्रोनस मोटर। ये जो सिंक्रोनस मोटर होता है इसमें कोई भी हम एक्साइटेशन यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन यूज होने के चलते ये ओवरलोड कुछ हद तक के हो सकता है और इजीली ये एक्सीलरेट करता है। जब हम बात करते हैं रिलक्टेंस मोटर को जब हम देखते हैं तो इसमें एक इशू रहता है, ये हैवी लोड के साथ एक्सीलरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी भी एक्सीलरेट नहीं होगा। उसके बाद जो है ऑब्वियसली बात है, ये जैसे सिंक्रोनस मोटर है तो ये कांस्टेंट स्पीड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो है सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन रहता है तो वो क्या करता है कि कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। वही रिलक्टेंस मोटर में एक्साइटेशन की नीड नहीं होती है, इसका रोटर इजीली जो है कोई भी ज़्यादा एक्साइटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं लगता है। नेक्स्ट आते हैं हम द रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर लिखे हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने उसके वैल्यू लिखे हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है
द टोरॉइड इज, देखिए सोलिनॉइड क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रहता है, इसके ऊपर जब हम ऐसे करते तो ये इंडक्टर बन जाता है। अगर विदाउट एनी कोर का जब हम ऐसे करके वाइंडिंग को लपेटते हैं तो वो हमारा सोलिनॉइड बन जाता है, ठीक है। अब ये सोलिनॉइड को अगर हम सर्कुलर शेप में कर दें, जैसा कि आप देख सकते हो, इसको हम टोरॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल आर यूज फॉर द लेवल ऑफ, यहाँ पे सारे एल केबल अप टू 1000 वोल्ट, एच केबल, एस केबल, ई केबल और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट है एंगल रिफ्लेक्टर आर यूजुअली प्रोवाइड इल्यूमिनेशन इन वर्टिकल फ्रेम वेयर रिफ्लेक्टर इज, देखिए कॉन्सेंट्रेटिंग लैम्प का यूज होता है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में करने के लिए। ये होता है, ये आपने देखा ही होगा कहीं भी, जहाँ पे कोई एक जगह पे अगर हमें लाइट को कॉन्सेंट्रेट करना होता है एक वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इस टाइप के होल्डर की ज़रूरत होती है। आपने जब फोटोग्राफी देखा होगा तो वहाँ पे इस टाइप का जो है वाइट कलर का ये कपड़े का रहता है, बेसिकली ये कवर रहता है जो कि डिफ्यूजर लाइट देता है, जिसमें कि शेडो नहीं आती है। नेक्स्ट है फीडर आर मेनली डिज़ाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए जो हमारा सबस्टेशन रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, अब यहाँ से क्या करते हैं हम, बेसिकली लोड को फीड करते हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन तक, डिफरेंट कंज्यूमर तक। तो जो वायर से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट कंज्यूमर के पॉइंट तक, उसे हम फीडर बोलते हैं। अब फीडर में आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ऐसा टैपिंग टैप का नहीं है जिससे कि करंट यहाँ पे डिवाइड हो, ठीक है। मेन कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है फीडर का वो रहता है करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी रहता है विदाउट टैपिंग, क्योंकि अगर जैसे ही हम यहाँ पे टैप करेंगे तो हमारा वोल्टेज यहाँ पे डिवाइडेड हो, करंट यहाँ पे डिवाइडेड हो जाएगा। फिर ये फीडर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये पावर को सप्लाई करता है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर में मेनली क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेशन वो होता है वोल्टेज ड्रॉप का। यहाँ पे ±6% से ज़्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए वोल्टेज, क्योंकि अगर वोल्टेज थोड़ा सा भी डिम होगा तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा इक्विपमेंट के ऊपर। और फिर उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप जो पोल के पास से आप अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, इसको हम बोलते हैं सर्विस मेन्स, ये केबल रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द साइनोसॉइडल सिग्नल हैव दैट ऑक्युपाइड 5 हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ठीक है। एक CRO है, उसमें 5 डिवीजन है, डिवीजन फॉर ए फुल साइकिल में 5 डिवीजन है, ठीक है। इफ़ द टाइम बेस इज सेट टू 1 मिलीसेकेंड पर डिवीजन, मीन्स कि ये अगर मैं डिवीजन ले लूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 अगर डिवीजन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो साइकिल होगा ये टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा। और ये बोला गया है कि एक जो डिवीजन है वो 1 मिलीसेकेंड का है, मीन्स कि ये 1 मिलीसेकेंड का है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिवीजन है, तो 5 डिवीजन हो जाएगा 5 मिलीसेकेंड का, तो ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1/5 मिली इक्वल टू 1000 में लिख सकता हूँ, जब मिली ऊपर जाएगा तो 1000/5 इक्वल टू 200 हर्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट apparatus इक्विपमेंट मशीन्स एक्सेट्रा फ्रॉम, देखिए अर्थिंग हम क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हम लीकेज करंट को हटाने के लिए करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज वहाँ पे हो, हेल्दी सिस्टम हमारा बना रहे, लाइटनिंग वगैरह से हमें बचाना होता है, ठीक है। एक रिटर्न कंडक्टर भी हमें चाहिए रहता है, ठीक है, कोई लाइट, ये आप यहाँ पे नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कम्स अंडर एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर इन ऑल्टरनेटर, देखिए जो ऑल्टरनेटर रहता है, जो लार्ज वाले ऑल्टरनेटर रहते हैं अबव 5 kV है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है रोटर और एक होता है स्टेटर। रोटर मीन्स कि रोटेटिंग पार्ट, स्टेटर मीन्स स्टेशनरी पार्ट। ये जो रोटर रहता है इस पे हम फील्ड वाइंडिंग रहती है हमारी, और स्टेटर जो है इस पे हमारी आर्मेचर वाइंडिंग रहती है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर में लगा देंगे तो जब भी स्टेटर का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो हमें ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको रोटेट करवाने के लिए। चूँकि ये 3 फेज रहता है तो हमें 3 स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और ये स्लिप रिंग हमें हमेशा हर कुछ ना कुछ टाइम ड्यूरेशन पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्लिप रिंग घिस सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग को हम इंसुलेट नहीं कर पाएंगे इजी तरीके से जब ये रोटेटिंग पार्ट में रहेगा तो, और आर्मेचर वाइंडिंग में कॉपर लॉस रहता है, तो I2R हिट के चलते हिट भी डिसिपेट इजीली नहीं हो पाएगा। अब वही आर्मेचर वाइंडिंग जब स्टेशनरी रहेगा तो वहाँ पे इजीली हिट डिसिपेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टेटर का वेट काफ़ी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू रोटर, ठीक है, तो यहाँ पे बट इन्होंने दिया है स्टेटर वेट इज लेस एज कम्पेयर टू रोटर वेट, तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो भी मिलता